हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सीरीज़ 93 के बारे में, जिसमें हम साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता के प्रमुख अनुप्रयोगों पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन द मेजर एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के प्रमुख अनुप्रयोगों पर टिप्पणी लिखनी है, जिसमें रेडियो एक्टिविता क्या होती है? किसी पदार्थ या तत्व अस्थायी नाभिक से स्वतः ही अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन या कणों का उत्सर्जन होते रहना ही क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी। दोबारा देख लेते हैं। कोई पदार्थ या तत्व है जिसका अस्थायी नाभिक है, उससे स्वतः ही क्या होता है? अदृश्य किरणें या विकिरण या कण के उत्सर्जित होते रहने से परिघटना होती है, और उस परिघटना को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और जो पदार्थ होता है वो कहलाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। ओके। अनुप्रयोग में क्या है? जैसे आयु निर्धारण में, कार्बन डेटिंग में। इस विधि का कार्बनिक पदार्थों, मृत प्राणियों व पौधों की आयु का निर्धारण किया जाता है। इस हेतु कार्बन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक 6C14 का प्रयोग किया जाता है। इस आंसर का उत्तर मैंने डायग्राम सहित ये पूरा टॉपिक रेडियो एक्टिविटी, पूरा टॉपिक जो है चैनल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर आप अगर देखेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। ओके। फिर दूसरा है यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम डेटिंग विधि में क्या होता है? पृथ्वी और पत्थरों की आयु का निर्धारण किया जाता है, जिसमें जैसे यूरेनियम 238 हो गया और PB 206 का प्रयोग इसमें किया जाता है। ऐसे ही हम बात करें पोटेशियम ऑर्गन विधि। पोटेशियम ऑर्गन विधि में पोटेशियम 40 द्वारा भूगर्भीय चट्टानों की आयु का निर्धारण भी किया जाता है। उसके अलावा हम देखें रुबिडियम इंस्टांसियम विधि। रुबिडियम इंस्टांसियम विधि में RB87 और SR87 का उपयोग रूपांतरित चट्टानों तथा चंद्र नमूनों की आयु के निर्धारण में भी किया जाता है। ये तो हमारा हो गया है सबसे पहले, ये तो हमारा हो गया है आयु निर्धारण में, यानी कार्बन डेटिंग विधि। ठीक है। फिर दूसरा है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में, आयु निर्धारण चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग हो गया रोगों के निदान में और उपचार में। रोग के निदान व उपचार में कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में, आयोडीन 131 थायराइड उपचार में, फास्फोरस 32 रक्त कैंसर उपचार में, आर्सेनिक 24 ट्यूमर की स्थिति जानने में, रेडियम कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, सोडियम 24 रक्त क्लोट की उपस्थिति जानने में। इन सभी का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ये सभी लिखने अपन को कैसे? कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में हो गया, आयोडीन 131 थायराइड उपचार में, फास्फोरस 32 रक्त कैंसर के उपचार में, आर्सेनिक 24 ट्यूमर की स्थिति में, रेडियम कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, सोडियम 24 रक्त क्लोट की उपस्थिति जानने में प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा हो जाता है कृषि क्षेत्र में प्रयोग। कृषि क्षेत्र में प्रयोग, कृषि क्षेत्र में हो गया फसलों हो गया, फलों हो गया और सब्जियों की गुणवत्ता और उपज में सुधार ला सकते हैं। फसलों की फलों में और सब्जियों की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। भंडारण में विकिरणों का प्रयोग कर फसलों को खराब होने से बचाया जा सकता है। मृदा की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। तो ये सभी क्या हो गया? कृषि क्षेत्र में प्रयोग हो गया। फिर है उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र में गामा किरणों के द्वारा भारी मशीनरी व पाइपलाइन के अंदरूनी भागों की क्षति का पता लगा सकते हैं। गामा किरणों के द्वारा क्या होता है? भारी मशीनरी और पाइपलाइन के अंदरूनी कोई भाग में क्षति हो जाती है, तो उसका पता भी इसके थ्रू लगाया जा सकता है। इस प्रकार रेडियोधर्मी पदार्थों का विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेडियोधर्मिता की परिभाषा और उनके अनुप्रयोग। नेक्स्ट है हमारा, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। आयोडीन का टिंचर, खाद्य पदार्थ परिरक्षक और एलिटिम। ये सारे जो हैं वो 10 मार्क्स में पूछे गए हैं, 100 वर्ड्स में पूछे गए हैं, लेकिन ये 50 वर्ड्स में भी अलग अलग पूछे जा सकते हैं। 50 वर्ड्स में भी इनके चांसेस होते हैं पूछने के। कैसे लिखेंगे? आयोडीन टिंचर। आयोडीन टिंचर क्या होता है? आयोडीन का एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 2:3:1 विलेन आयोडीन का टिंचर कहलाता है। यानी आयोडीन का एल्कोहल पानी के मिश्रण में अनुपात कैसा होता है? 2:3:1 विलेन आयोडीन का टिंचर कहलाता है। आयोडीन एक प्रबल पूर्तिरोधी होता है। आयोडीन एक प्रबल पूर्तिरोधी होता है और 2:3:1 ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम उपयोग। उपयोग क्या होता है? रोगाणुरोधी गुणों के कारण घाव को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है।
पानी को कीटाणु रहित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे इसके प्रयोग हो गए, वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे, और भी आपको पता है तो वो भी लिख देंगे। फिर आता है खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जीवाणुओं आदि के कारण होने वाले अवांछनीय परिवर्तनों को रोकने और उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परिरक्षक कहलाते हैं। परिरक्षक का मतलब क्या हो गया? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को जीवाणु जब खाद्य पदार्थों में लग जाता है तो उससे जीवाणु के कारण पदार्थ में परिवर्तन होने लग जाता है और पदार्थ जो है वो खराब होने लग जाता है। तो उससे बचाने के लिए या जीवाणुओं आदि के कारण होने वाले अवांछनीय परिवर्तनों को रोकने और उन्हें नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? परिरक्षक। ओके, रासायनिक पदार्थ होते हैं ये। गुण क्या हो गया? अल्प मात्रा में ही ये क्रियाशील हो जाते हैं, दीर्घकालिक प्रभावी होते हैं, दीर्घकाल तक इनका प्रभाव रहता है, भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता कम न करे, भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता कम भी ना करे, ऐसा भी होना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हम देते हैं, तो एग्जाम्पल हो गया है सोडियम बेंजोल्ट प्रयुक्त परिरक्षक। सोडियम बेंजोल्ट प्रयुक्त परिरक्षक। पैराबीन्स जैसे चटनी सॉस के परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रोपियोनेट सॉर्बेट दूध व पनीर से बनी खाद्य सामग्री के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, प्रोपियोनेट सॉर्बेट। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं उदाहरण भी, और भी उदाहरण दे सकते हैं खाद्य परिरक्षक के। एलिटेम। एलिटेम क्या है? यह एक प्रबल कृत्रिम मधुरक है। एलिटेम क्या है? एक प्रबल कृत्रिम मधुरक है। यह शर्करा से लगभग 2000 गुना अधिक मीठा होता है। एलिटेम प्रबल कृत्रिम मधुरक है और शर्करा से, नॉर्मल शर्करा होती है उससे 2000 गुना मीठा होता है ये। इसकी मिठास को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। ये खाना पकाने के तापमान पर अधिक स्थायी होता है, इसलिए इसका प्रयोग खाना पकाने में नहीं किया जाता है। और अगर खाना पकाने के तापमान पर इसका प्रयोग कर लिया जाए तो ये स्थायी रूप से रह जाता है, तो इसका प्रयोग खाना पकाने में नहीं किया जाता है एलिटेम का। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका कार्य प्रणाली और इसके प्रयोग को स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसका प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये बतानी है एमआरआई का बताना है, और इसकी कार्य प्रणाली बतानी है, और इसके उपयोग को स्पष्ट करते हुए इसकी सावधानियाँ भी इसमें बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करें कि एमआरआई होती क्या है। ठीक है, एमआरआई किस सिद्धांत पर कार्य करती है? एमआरआई यह नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करती है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करती है। सॉरी, कार्यप्रणाली में ये होता है कि एमआरआई में अत्यधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगे के वातावरण में उत्पन्न हाइड्रोजन परमाणुओं के केंद्रकों के विद्युत आवेश व लघु चुंबकीय गुणों को उपयोग करने में लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक तो प्रबल होता है, साथ ही रेडियो तरंगे के वातावरण में उत्पन्न जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनके केंद्रक से विद्युत आवेश व लघु चुंबकीय गुणों का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित केंद्रक में जो विद्युत आवेश होता है और लघु चुंबकीय गुण होते हैं उसको उपयोग में इसमें लाया जाता है। एमआरआई परीक्षण में मरीज को एक बेलनाकार कक्ष में लेटाते हैं जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र व रेडियो तरंगे उत्पन्न करता है। एमआरआई परीक्षण में क्या होता है? मरीज का एक बेलनाकार कक्ष होता है, उसके अंदर लेटाते हैं और फिर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों को उत्पन्न किया जाता है। तभी तो यहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, बच्चे होते हैं, उन बाहर जो सावधानी लिखी होती है कि वो इस क्षेत्र में प्रवेश ना करें। इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मरीज के ऊतकों के हाइड्रोजन केंद्रक सक्रिय होकर रेडियो संकेत उत्पन्न करते हैं। फिर क्या होता है? जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो मरीज के जो ऊतक के हाइड्रोजन केंद्रक होते हैं, मरीज के जो ऊतक होते हैं वो हाइड्रोजन केंद्रक से सक्रिय होकर रेडियो संकेत उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है? इन संकेतों को कंप्यूटर द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और फिर रोग का निदान भी किया जाता है। फिर उससे पता लग जाता है कि क्या बीमारी है और फिर बीमारी का उस तरह से इलाज भी किया जाता है। अब उपयोग और सावधानियाँ भी देख लेते हैं। उपयोग कैसे क्या है? उपयोग ये है, शरीर के आंतरिक अंगों की जांच में शरीर के जितने भी आंतरिक अंग हैं जिनकी नॉर्मल एक्सरे से पता नहीं चलता है, तो एकदम डीप में इससे पता लगाया जा सकता है। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। रीढ़ की हड्डी में चोट या डिस्क संबंधी कोई समस्या हो जाती है तो उसका पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह सावधानियां हम देखें तो सावधानियां ये है कि गर्भवती महिला, जैसे कि मैंने पहले बताया, गर्भवती महिला को प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये सावधानी प्रिकॉशन, ये कक्ष के बाहर भी एक बोर्ड लगा हुआ होता है, उसके ऊपर लिखा होता है। एमआरआई के समय शरीर पर किसी प्रकार की धातु नहीं पहननी हो।
जब भी एमआरआई कराने जाते हैं तो शरीर पर जितनी भी धातुएं होती है, चाहे महिलाएं जैसे बहुत सारे आभूषण वगैरह पहनती है, छोटे मोटे सारे, उन सभी को उतरवाया जाता है। किसी प्रकार की धातु नहीं हो, क्योंकि धातु के संपर्क में आकर रिस्क हो सकता है। शरीर पर टैटू बना हो तो डॉक्टर से सलाह लेनी होती है। अगर शरीर पर कोई टैटू बना होता है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। उक्त रक्तचाप वाले डॉक्टर की सलाह से ही एमआरआई की जाती है। अगर मान लो कोई मरीज है, उसका उच्च रक्तचाप रहता है, तो ऐसे मरीज की डॉक्टर की सलाह से एमआरआई कराई जाती है। उसके कुछ भी जो भी प्रिकॉशन लिए जाते हैं वो भी ध्यान में रखे जाते हैं। ओके, तो आज के प्रश्न जो है हमने 100 वर्ड्स में डिस्कस करे हैं। प्रत्येक प्रश्न क्या है, 10 अंक का है। तो आगे भी हम सीरीज़ में और भी बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।